चालू हो गया जी दोबारा दूसरा पार्ट। ओके, नेक्स्ट एडजस्टमेंट 2 इज ओवर। बोलो, एडजस्टमेंट 3 इज द टफेस्ट। ये समझाने पड़ेगा, ये तो आज समझ के याद नहीं हो सकेगी सारा। मेरे चेहरे पे रंग पीला सफेद हो रहा होगा डर से। मंडे को पेंडिंग है। एडिशंस टू प्लांट इज इट्स ओवर। ये एडिशन है, बोलो सुभान अल्लाह। प्लांट का एडिशन 154 है। ये देखो नंबर मिल रहे हैं। तो सवाल में मुश्किल एडजस्टमेंट्स भी होती हैं, आसान भी होती हैं। अच्छा, एक मसला आएगा, चलो छोड़ो वो बाद में देखते हैं। आगे 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 आगे। नेक्स्ट, एडिशन टू फिक्सचर। थोड़ी देर के लिए इसको छुपाओ। आर 40,000, ये क्या है? बस। अच्छा, बीच वाली लाइन है एक्सक्लूडिंग डिपॉजिट ऑफ न्यू कंप्यूटर सिस्टम। अच्छी बात है, एक्सक्लूडिंग है। सुनो सुनो, जो तुम कह रहे हो वो करते हैं। पहले पहले ठहरो। अगर यहां लिखा होता एडिशन टू फिक्सचर्स इंक्लूडिंग डिपॉजिट ऑन न्यू कंप्यूटर सिस्टम आर। अच्छा, यहां से भी निशानी लग रही थी कि अगर ये एडिशन होता तो एक कंप्यूटर का फिक्सचर एंड फिटिंग में रखते। खैर, अगर इंक्लूडिंग लिखा होता फिर मारे गए थे। फिर हमें क्या करना पड़ता, ये 40 में से इस 20 को माइनस करके 20 एडिशन लेते सिर्फ। ठीक है, ये बात भाई आपको समझ नहीं आई? ओ भाई ओ भाई ओ भाई, समझ नहीं आई? ग्लासेस वाले, हाँ तो फिर क्या नहीं समझ आया बताओ? अभी करेंगे। मैं कह रहा हूं अगर एडजस्टमेंट ये होती, अगर ये होता तो क्या होता, जैसे आप लोग करते हैं। ठीक है, तो वो आप लोग ना क्या करें, मैं खुद करता रहता हूं। एडिशन टू फिक्सचर में, एडिशन टू फिक्सचर 40,000 है जिसमें इंक्लूडेड है न्यू कंप्यूटर सिस्टम वाला डिपॉजिट। अगर यूं लिखा होता तो हमें क्या करना पड़ता, 40 माइनस 20 इज इक्वल टू 20 का एडिशन लिखते। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। वह आपको मुबारक हो, यहां पे उसने लिखा हुआ था। तो इसका मतलब इस लाइन की कोई जरूरत नहीं थी। जब डिपॉजिट एडवांस जो है फिक्सचर वाला वो इस 40 में शामिल ही नहीं है तो फिर पढ़ने की भी क्या जरूरत है। ठीक है, तो ये तो फिर इतनी सी बात ही बनी, एडिशन टू फिक्सचर इज 40,000। जी बोलो। फिर मैं यही तो अभी अर्ज करके हटा हूं। नहीं, अगर इंक्लूडिंग मैंने लिखा भी था, भी मिटाया है कि 40,000 अगर इंक्लूडिंग है इसके अंदर, वो तो माइनस करना पड़ेगा। अगर इंक्लूडेड होगा तो माइनस नहीं करेंगे। मुझे एक बात बताओ, सुनो सुनो सुनो, इस 40,000 में 20,000 पड़ा है ऐसे एडवांस का जो कंप्यूटर अभी नहीं आया, तो इसको पड़ा रहने दें, माइनस करेंगे ना। अगर इंक्लूडिंग होता तो माइनस करते भाई, इंक्लूडिंग नहीं है इसलिए जान छूट गई है। ठीक है, आप क्लियर है? लिख लो कहीं। ओह, गिरे तुम्हारे दुश्मन। रेसें चेक किए हैं उस्ताद की। अच्छा, एक मसला आ रहा है। अभी जब डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन की तरफ जाएंगे तो इन दोनों की कॉस्ट तो पता है लेकिन डेट ऑफ परचेज नहीं पता। अज्यूम करेंगे, एक उसूल आप लिख लें, जरूरत बड़ी बड़ी जरूरत, रूल लिखें एक। अच्छा जी, रूल का मतलब क्या होता है? यार दिखाओ जरा, कॉपी नजर आ रही है ना, पिछला नजर ही नहीं आ रहा था। यार ये कैसी कॉपी की साकिब, इसलिए होमवर्क का सवाल तो नजर ही नहीं आ रहा। अच्छा जी प्लीज साकिब को बुलाएं जरा। अच्छा जी प्लीज सुने सुने सुन लें प्लीज, रूल लिखें। अगर सवाल में डेट ऑफ परचेज या इवन डेट ऑफ सेल दोनों के बारे में इकट्ठा रूल है। अच्छा, रूल का मतलब होता है वो चीज जो हमेशा लगेगी।
ये नहीं है कि मैंने आज के सवाल में गोली कराने के लिए वो लिख दिया तो अगले सवाल में कुछ और होगा, तो उससे अगले में कुछ और होगा, फिर तो होगी काउंटिंग, फिर आपने कर ली तैयारी। ठीक है, तो इसलिए रूल वो जो हर जगह हमेशा यही लगाएंगे आप, ये चेंज नहीं करेंगे। इसलिए लिख लो, दिल पे लिखना, दिल पे। भाई ये हैंडआउट को देखो बैक साइड से, इसके होमवर्क वाला सवाल नजर आ रहा है, फोटोकॉपियर भाई से पढ़ा के आओ जरा, जाओ, और असल सवाल भी देख लेना, लेके आओ जल्दी से। अच्छा जी सुने, सुने नहीं लिखें। अगर सवाल में डेट ऑफ परचेज या डेट ऑफ सेल मिसिंग हो, अगर सवाल में डेट ऑफ परचेज या डेट ऑफ सेल मिसिंग हो तो हम साल का पहला दिन अज्यूम करेंगे। तो हम साल का पहला दिन अज्यूम करेंगे। ठीक है। अच्छा इसका मतलब क्या है, सुनो इधर ले आओ ना मेरे भाई। क्या तो जब भी हो रहा होगा बेटा उसका, हाँ मतलब समझा रहा हूं ना, अब सुनो तो सही, मेरा अगला जुमला तो सुन दे। मैं समझाना ये चाह रहा हूं, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब यह है कि अगर एडिशन है तो उस पर पूरे साल डेप्रिसिएशन लेनी है। साल आपका यकम जनवरी को शुरू हो, यकम अप्रैल को शुरू हो, यकम जुलाई को शुरू हो, यकम अक्टूबर को शुरू हो, मेरी बला से जब मर्जी हो। इसका मतलब क्या है, अगर एडिशन को साल के पहले दिन पे अज्यूम कर लिए तो इसका मतलब उसे पूरा साल डेप्रिशिएट करेंगे। क्लियर। दूसरी तरफ अगर डिस्पोजल की डेट गिवन नहीं है तो क्या अज्यूम करेंगे, साल का, उससे भी साल का पहला दिन अज्यूम करेंगे। बोलो इसका मतलब क्या है। इसका मतलब यह है कि डिस्पोजल की एक दिन की भी डेप्रिसिएशन हम इस साल में, जिस साल में डिस्पोज हो रहा होगा, डेट नहीं गिवन, साल का पहला दिन जो अज्यूम कर लिया तो उसकी कोई डेप्रिसिएशन हमारे इस साल में नहीं आएगी। क्लियर है, ये मतलब होता है इसका। नहीं समझ आई, नहीं समझ आई, इतनी सी बात नहीं समझ आई। जिनको नहीं समझ आई उनके लिए दोबारा है, जिनको आ गई वो चुप करके बैठे। मैं ये अर्ज कर रहा हूं, अगर किसी एसेट का डेट ऑफ एडिशन साल का पहला दिन हो तो उसकी डेप्रिसिएशन कितने साल की लेंगे, कितने महीनों की लेंगे, पूरा साल। यही अर्ज किया कि अगर डेट ऑफ, हमने अज्यूम कर लिया ना किसी एडिशन की डेट साल का पहला दिन, तो उसका मतलब क्या है, उसका असर क्या पड़ेगा, डेप्रिसिएशन पूरे साल की आएगी। इसी तरह से जिस एसेट की डेट ऑफ सेल नहीं गिवन और हमने उसे अज्यूम किया साल का पहला दिन, तो इसका मतलब क्या है, इस साल में जरा भी डेप्रिशिएट नहीं करेंगे। उसकी वजह यकम जनवरी में तो वो हम तो पूरा महीना ही नहीं लेते वो वाला, तो वो उनका साल का पहला दिन आ गया तो वो तो कभी भी डेप्रिशिएट नहीं करेंगे। ठीक है ना, इसका मतलब ये होगा। ओके चलें आगे। अच्छा मैंने कहा चलो बता दूं, अब जब एडिशन को डेप्रिशिएट करने की बारी आएगी तो भूल ना जाना, लेकिन अगला पॉइंट भी साथ तैयार किया है ना, फॉलोइंग एसेट्स आर सोल्ड, और सोल्ड एसेट की भी डेट ऑफ सेल गिवन नहीं है तो अज्यूम क्या कर लेना है हमने, यकम जनवरी 15। और ये डेप्रिसिएशन ब्रॉड फॉरवर्ड है, यानी ओपनिंग है, यानी ये भी किस दिन की है, यकम जनवरी 15 की। ये है ना डेप्रिसिएशन ब्रॉड फॉरवर्ड। ठीक है। अब ओ डिस्पोजल याद है, जर्नल एंट्री भी याद है। अच्छा अच्छा कराओ जरा कराओ। बस ठीक है चुप करो आप, मेरे सुनो। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, कैश डेबिट, और लेट्स से प्लांट ले प्लांट क्रेडिट। अब ये ना अगला पॉइंट अगर पढ़ेंगे ना तो लैंड एंड बिल्डिंग रीवैल्यू हो रही है। ठीक है ना, ये दो पॉइंट्स रीवैल्यूएशन से रिलेटेड हैं। इसका मतलब प्लांट और फिक्सचर्स वगैरह ये कॉस्ट मॉडल पे ही है, बाकी ठीक है ना, सिर्फ दो ही रीवैल्यू है, लैंड और बिल्डिंग। ओके अब यानी सिंपल डिस्पोजल है। अब डिस्पोज हुआ है एसेट, तो डिस्पोजल के दिन सबसे पहला स्टेप क्या करते होते थे, एसेट अकाउंट में से एसेट की कॉस्ट को क्रेडिट करते थे। कितनी कॉस्ट है, 277 नजर आ रही है जी, ये कॉस्ट आ गई। ओके 277। स्टेप 2 डेबिट करते थे अक्यूमुलेटेड डेप्शन अकाउंट में से डेट ऑफ परचेज से डेट ऑफ सेल तक की अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अब सवाल ने हमें डेट ऑफ परचेज नहीं बताई,
डेट ऑफ सेल भी नहीं बताई। हमने डेट ऑफ सेल अज्यूम कर ली साल का पहला दिन, और उसने साल के पहले दिन की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बताई हुई थी। यानी मौजें लग गई, ये भी रेडिली अवेलेबल। बेसिकली ना सवाल बहुत आसान है, सवाल में एडजस्टमेंट्स का उलझाव नहीं है। मैं ये समझाना चाह रहा हूँ, सिर्फ CWIP पे टाइम लगना था, वो नई चीज थी। सवाल में बेसिकली डाटा संभालना है, ये सीखना है, इसीलिए कहा 2 दफा इसको करके आना। तो ये तो बिल्कुल सिंपल सा सवाल है। इसमें कॉस्ट 277 क्रेडिट हो गई और 195 की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट हो गई। अच्छा, उसके बाद चलो ठीक है, आप कह रहे हैं तो कैश भी लिख लेता हूं। पता नहीं क्यों मैंने ये बात कही। कैश क्रेडिट डेबिट करेंगे 86 से, और लॉस है गेन है? श्योर? मुझे तो गेन लग रहा है। 86 इधर, और चलें बहरहाल आपकी मर्जी है। अब आप लोग है बहुत करीब, लेकिन अच्छा अब इधर देखो, ये जनरल एंट्री में कोई मुश्किल, किसी किस्म की कंफ्यूजन? ठीक है। अब इधर देखो, अगर आप PPE का नोट बना रहे हो तो 1 और 2, इसके अलावा आपको कुछ नहीं चाहिए। यानी अगर आसान एडजस्टमेंट होगी और मुझसे कहेगा PPE का नोट बनाओ, तो मैं डिस्पोजल की जर्नल एंट्री पास ही नहीं करूंगा। मैं कॉस्ट को पकड़ूंगा, एसेट अकाउंट में से क्रेडिट मारूंगा, और डेप्रिसिएशन जो एक्यूमुलेट बनती है उसको एक्यूमुलेट अकाउंट में से डेबिट मारूंगा। मेरी बला से कैश जहां जाना है जाए, मेरे PPE के नोट में तो नहीं आना। मेरी बला से गेन या लॉस कहाँ जाना है? कहाँ जाना है वैसे? प्रॉफिट एंड लॉस में। वो तो मैं बना नहीं रहा। हाँ, अगर मैं एक्सट्रैक्ट्स बना रहा हूँ फिर फंस जाऊंगा कि प्रॉफिट एंड लॉस वाली फिगर वहां पे प्रेजेंट करनी पड़ेगी, गेन है या लॉस है। लेकिन अगर मैं सिर्फ PPE का नोट बना रहा हूं तो ना कैश उसमें नजर आता है, ना ही प्रॉफिट एंड लॉस। इसका मतलब ये हुआ कि डिस्पोजल की सिर्फ इतनी सी ही एडजस्टमेंट है, प्लांट के अकाउंट को 277 से क्रेडिट कर देंगे और इसी की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को 195 से डेबिट कर देंगे। अब इधर देखो, प्लांट का लेजर है ये, इसकी ये कॉस्ट है, ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है। कॉस्ट में से कितना माइनस करोगे? 277। स्टेप 1 इज ओवर। स्टेप 2, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में से इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करो, कितनी है? स्टेप 2 इज ओवर। स्टेप 3, वी विल रिकॉर्ड कैश। करवाओ, नहीं कराओ, नहीं मतलब यहां कहीं घुसा देते हैं, जबरदस्ती कर लेते हैं नोट में, कहीं यहाँ पे थोड़ी यहाँ पे करके, नहीं जगह नहीं है, जगह नहीं। ये कैश के लेजर में जाएगा, कैश के लेजर मैं नहीं बना रहा। ठीक है, चलो स्टेप 3 इज ओवर। चुप। स्टेप 4, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंसिंग फिगर, गेन या लॉस निकलती है, लिखो। कहां लिखें? लिखवाओ, लिखवा दो। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इतना सिंपल सवाल हो तो एक्यूमुलेट, ये डिस्पोजल की एंट्री करने की भी जहमत नहीं करनी। कॉस्ट उठाओ, क्रेडिट, एक्यूमुलेशन अकाउंट से वो एक्यूमुलेशन उठाओ, मैक्सिमम कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, क्रेडिट और डेबिट। ठीक है, माइनस करके बस। ना गेन लॉस कहीं लिखना है हमने, ना कैश कहीं लिखना है। हमारा नोट का सवाल सिर्फ इतना रिक्वायर कर रहा है। ये बात किसी को समझ नहीं आई तो पूछ लें। चले तो फिर चले अगली एडजस्टमेंट। तो फिर ये देखो, मैंने तो समझानी भी नहीं है। ये देखो, सेल प्रोसीड का कोई इस्तेमाल नहीं है नोट के सवालों में। मेरा सवाल की रिक्वायरमेंट है नोट, मैं कोई सेल प्रोसीड इस्तेमाल नहीं करूंगा। हाँ, अगर वो कहता है एक्सट्रैक्ट्स बनाओ प्रॉफिट एंड लॉस के, फिर ये लिख कर गेन लॉस निकालता, और वहां पे लिखना मजबूरी थी। फिर कैश को तो फिर भी एक्सट्रैक्ट्स में बैलेंस शीट में नहीं लिखते, क्योंकि कैश का ओपनिंग और डाटा अवेलेबल होता नहीं है, वो तो हमने पहले डिसाइड किया हुआ। ठीक है। नाउ बस अब ये कोई सवाल है। फिक्सचर 41 कॉस्ट में से माइनस करो, 31 एक्यूमुलेटेड, 41 और 31। ठीक है। तीसरा स्टेप कैश, जरूरत नहीं है। चौथा स्टेप गेन लॉस, जरूरत नहीं। समझ आती है? अगर समझ आती है तो ये एडजस्टमेंट भी जाती है। एडजस्टमेंट 8 पहले पढ़ा दो मुझे, ताकि फिर सिर्फ ये रह जाए बस 2 एडजस्टमेंट्स रह गई, और वो भी इतनी आसान है, इतनी आसान है कि क्या बताऊं। सॉरी, जोर का तो नहीं लगा? वापस करो, चल। ये वही ना बात,
नंबर 8, डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड ऑन ऑल एसेट्स इन यूज एट द ईयर एंड एट द फॉलोइंग रेट्स। 2% बिल्डिंग पे स्ट्रेट लाइन, प्लांट पे 20% स्ट्रेट लाइन, फिक्सचर पे 25% रिड्यूसिंग बैलेंस। ये पॉइंट भी हो गया क्या? अच्छा कर दें, ठीक है, मैं कह रहा हूं एंड पे कर लेंगे, ठीक है, जब क्लोजिंग निकालते जाएंगे फिर करते जाएंगे। हो सकता है किसी की लाइफ वगैरह चेंज हो कहीं पे, फिर उस वक्त मसला ना हो, ठीक है। ओके, नाउ पॉइंट 6 और 7 में क्या है? रीवैल्यूएशन। और इतनी सिंपल रीवैल्यूएशन है कि आपको मैं क्या बताऊं, ना बताऊं? नहीं कर नहीं लेंगे बेटा। अच्छा, अब ये मिटा दूं आपके बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट, समझ आ गया CWIP कहां नजर आएगा और एडवांस कहां नजर आएगा? ये मेरी वर्किंग की जगह थी। वर्किंग ऑफिशियली 1, वर्किंग 1 तो ऑफिशियली अब आई है, पहले कोई वर्किंग तो नहीं की मैंने, अभी तक मैंने कोई वर्किंग नहीं की। मैं तो आपको समझाने के लिए वो एंट्रियां लिख, लेजर बना, लोया वेज, लैलन वेज, वो सब कुछ इसलिए हो रहा था। यहां पे वर्किंग ऑफिशियली ये पहली रीवैल्यूएशन की वर्किंग है। इधर देखो, डेट, डिस्क्रिप्शन, भाई बातें मत करो ना यार प्लीज। ये एसेट का नाम है लैंड, रीवैल्यूएशन, सरप्लस। वैसे प्रॉफिट एंड लॉस कोई नहीं आया था पिछली क्लास में, लेकिन चलो मैं लिख देता हूं फॉर्मेट का हिस्सा, देखें सर इस क्लास में आ जाए फिर पिछली। सही है भाई। चलें, अब पढ़ लें क्या कहता है। कहता है भाई चुप हो जाए प्लीज यार, बोले मत, क्या मसला हो गया आपको? आखिरी 15 मिनट 20 मिनट रह गए और बहुत काम पड़ा है, अगर करें तो। लैंड एंड बिल्डिंग वर रीवैल्यूड ऑन 1 जनवरी 15। मैंने रूल लिखवाया था ट्रांसफर के बारे में आपको, अभी स्टार्ट में रूल लिखवाया था। अगर स्टार्ट ऑफ द ईयर रीवैल्यूएशन हो तो नोट के लिए, नोट के लिए एक काम कर लो, 1 मिनट ही लगना है। कहीं टेस्ट में ये ना हो कि ईयर एंड रीवैल्यूएशन का सवाल आ जाए, टेस्ट में कहीं ये ना हो कि ईयर एंड रीवैल्यूएशन का सवाल आ जाए, तो ट्रांसफर के साथ स्टार लगा लो। वैसे ये कोई स्टैंडर्ड ने, देखो ये सारी तरतीब कोई स्टैंडर्ड ने नहीं बोली हुई। आप चाहो आप इसको ऊपर ले जाओ, इसको नीचे ले आओ, चाहो आप ये डिस्पोजल सबसे ऊपर लिख लो, ट्रांसफर डिस्ट्रीब्यूशन बाद में लिखो, आपको कोई रोक टोक नहीं है। टेंशन नहीं लेनी जिंदगी में कभी, बस दिलेरी से खेलना है। लेकिन ये आपकी सहूलत के लिए एक टिप दे रहा हूं जिससे आपको फायदा होगा, गलती के चांसेस कम है, ठीक है, वो लिख लो, ट्रांसफर के साथ लिखो। अगर सवाल में स्टार्ट ऑफ द ईयर रिवैल्यूएशन हो, अगर सवाल में स्टार्ट ऑफ द ईयर रिवैल्यूएशन हो तो पहले, तो ओपनिंग के बाद पहले, ओपनिंग ओपी, तो ओपी सिर्फ लिख दो ना, तो ओपनिंग के बाद पहले ट्रांसफर लिखेंगे फिर डेप्रीसिएशन, पहले ट्रांसफर लिखेंगे फिर डेप्रीसिएशन, फुल स्टॉप, जैसे हमने किया हुआ है। स्टार्ट ऑफ द ईयर रिवैल्यूएशन थी ना, मैंने यहां पे लिख दिया था, ठीक है। अगला लिखें, और अगर ईयर एंड रिवैल्यूएशन हो, और वाइस वर्सा, हाँ लिख लो, और अगर ईयर एंड रिवैल्यूएशन हो तो पहले डेप्रीसिएशन फिर ट्रांसफर, ठीक है। अच्छा इधर देखो, अब ये मैंने सारी बात की है इस ट्रांसफर के बारे में, ये इसके बारे में नहीं थी, स्टार लगा के लिखवाया, वरना पूरी कहानी तो यूं बनती है नोट के अंदर एक्यूमुलेटेड डेप्शन के सेक्शन में, ठीक है। अगर स्टार्ट ऑफ द ईयर तो पहले ये, ओपनिंग के बाद ये लिखो, वो तो फिर लंबी कहानी हो जाती है ना, तो स्टार लगवा के लिखवाया कि इसके बारे में ये मैंने बात लिखवाई है, ओके ठीक है। चलो अच्छा जी, छोड़ो कहाँ चले गए थे जी, ऑन ये ना, इससे एक फायदा ये हो जाएगा, आपके गलती के चांसेस नहीं रहेंगे।
ठीक है, वो क्यों नहीं रहेंगे, वो इंशाल्लाह कल परसों तक पता लगने लग जाएगा आहिस्ता आहिस्ता, जब 2-3 सवाल और करेंगे तो। लैंड एंड बिल्डिंग वर रीवैल्यूड ऑन यकम जनवरी 15, स्टार्ट ऑफ द ईयर है, इसलिए मैंने ओपनिंग के बाद ट्रांसफर लिखा है, आपको भी पहले से लिखवाया हुआ है। ओके, कुछ चीजें हो सकता है समझ ना आ रही हो, पहला दिन, लेट इट बी, मंडे भी तो आना है इंशाल्लाह, ठीक है। ओके, इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट है इस नोट को काबू करना सीखना, ठीक है, जिन की तरह है काबू हो जाएगा, 2 दफा कर लोगे तो, ठीक है। टेस्ट में भी यही सवाल हो, मतलब यही सवाल ये नहीं होगा, सवाल इस जैसा ही होगा, यानी कि अच्छा सवाल होगा, मुश्किल नहीं होगा जी। मैक्सिमम क्या हो जाता है, देखो जैसे वो यहां पर लिखा हुआ था, देखो एडिशन ऑफ प्लांट आर 154, सीधा लिखा हुआ है, सवाल में ये लिख दे कि अ प्लांट वाज परचेज एट एन इनवॉइस वैल्यू ऑफ इतने, ट्रेड डिस्काउंट ऑफ इतने, फॉलोइंग अदर कॉस्ट और इनकर्ड 1 2 3 4 5 6 10, बताओ जी ये क्या मसला है इसके अंदर। ये मैक्सिमम यही हो सकता है ना, एडजस्टमेंट मुश्किल हुई है तो मैक्सिमम यही हो सकता है, सिंपल डिस्पोजल की बजाय आपका एक्सचेंज आ जाए, या डिस्पोजल में डेट ऑफ परचेज दे, ऐसे डेटा ना दे, आपको निकालना पड़े, बस नोट यही रहेगा, ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए 2 दफा नोट बनाओ आज लाजमी जाके। लो भाई, यकम जनवरी 15 पे लैंड एंड बिल्डिंग्स रीवैल्यू हुए हैं 1500 पे, ऑफ विच लैंड इज वर्थ 900, तो फिर बाकी क्या होगा, प्लांट, बाकी प्लांट होगा, जाहिर है कितना 600, वो कह रहा है लैंड एंड बिल्डिंग 1500 पे चले गए हैं, जिसमें से लैंड 900 है, तो बाकी इक्विपमेंट है 600, बाकी बिल्डिंग ही होनी है ना, ठीक है, बैलेंसिंग। लो भाई, फिलहाल तो मैं लैंड की वर्किंग कर रहा था, ठीक है, लैंड में तो कोई डेप्रिसिएशन का चक्कर भी कोई नहीं होता, अगला पॉइंट भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। यकम जनवरी 15 है हमारी डेट ऑफ रीवैल्यूएशन, इस दिन हम बुक वैल्यू और फेयर वैल्यू को कंपेयर करते हैं, ठीक है। यकम जनवरी 15 पे बुक वैल्यू कितनी है, लैंड की 500 कॉस्ट है, माइनस 0 अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, 500 ही बुक वैल्यू है। याद आया वो दिन जब मैंने एक शॉर्टकट लगवाया था, होमवर्क में एक सवाल दिया था, शॉर्टकट लगा के मैंने कहा था कॉस्ट लेस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू बुक वैल्यू, लिख लो जंप करके आओ तो। और फिर साथ ही एक बात कही थी, कुछ लोग तो ये 2 स्टेप भी रिमूव कर जाते हैं और डायरेक्ट बुक वैल्यू लिखते हैं, जिसमें कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लिख लेते हैं, तो हम वही कुछ लोग आज बन गए। हमें बुक वैल्यू चाहिए ना, कॉस्ट में क्यों अलग कॉस्ट लिखें फिर रिडक्शन लिखें, टाइम ज़ाया होता है भाई, हर स्टेप पे अंग्रेजी लिख रहे हो, टोटल कर रहे हो, लाइन बचाओ जितना टाइम बच सकता है। बुक वैल्यू चाहिए यकम जनवरी 15 पे, तो कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन से निकलेगी, ये कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होगी, ठीक है। उसके बाद क्या करते थे जी, एक लाइन खाली छोड़कर रीवैल्यूड अमाउंट लिखते हैं जी, कितनी है जी 900, तो 600 का क्या आ गया, 400 का रीवैल्यूएशन। अच्छा अभी तो देखो, इसके बाद अगला काम होता था डेप्रिसिएशन, ऐसे ही है, चलो लिख तो लेने दो, अगले बिल्डिंग की तैयारी भी तो करनी है ना वर्किंग की, ठीक है। तो लैंड है तो डेप्रिशिएट नहीं होगा, इसका मतलब जो इसकी कॉस्ट आई है, मतलब रीवैल्यूड अमाउंट आई है, वही इसकी बुक वैल्यू बन जाएगी, ठीक है। लेकिन एक और मसला भी है, आपको अब ये सरप्लस चुभेगा, इसका क्या करें, जो लैंड के साथ किया वही करो, लैंड पड़ा रहेगा, ये भी पड़ा रहेगा, लैंड जब बिकेगा एक्चुअल, ये सारे का सारा उसी दिन इकट्ठा रिटेन अर्निंग में चला जाएगा, या खुदा ना खास्ता कल कल को लॉस आ जाएगा तो वो लॉस आके इसको खा जाएगा। हर साल इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन वाला चक्कर ही नहीं, क्योंकि लैंड की डेप्रिसिएशन ही कोई नहीं, ठीक है, सही है। अब जर्नल एंट्रीज करें, लेजर्स बनाएं ना, डायरेक्ट नोट पे जाना है आज, ठीक है, और वही काम जो यहां से सिखाया करता था आज काम देगा। किस दिन रीवैल्यूएशन हुई है, यकम जनवरी 15, इस दिन खड़े होकर अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन सवाल में गिवन थी 0, तो पहले ट्रांसफर की एंट्री होती है, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, ये 0 पड़ी, 0 थी, वही पहले दिन ये पड़ी थी, ये फायदा है पहले ट्रांसफर लिखने का, ये पड़ी थी यही ट्रांसफर कर दी, कितनी 0, कोई गल नहीं, ये एंट्री पड़ी है, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट कम हुआ, एसेट भी क्रेडिट कम हो गया, स्टेप 1 इज ओवर, स्टेप 2
रीवैल्यूएशन सरप्लस है, एसेट डेबिट रीवैल्यूएशन सरप्लस। एसेट डेबिट मतलब एसेट बढ़ा, एसेट पॉजिटिव से, और रीवैल्यूएशन सरप्लस का क्रेडिट वो कहां होना है? वो इक्विटी का आइटम है, वो तो उधर चेंज इन इक्विटी में पड़ा होगा, वो तो पीपीई में नहीं पड़ा होता, इसलिए उसकी एंट्री यहां पे नजर नहीं आएगी। एसेट बढ़ गया और उधर माइंड में भाई ने कहा, क्योंकि वो इक्विटी का आइटम हम बना नहीं रहे, जब हम चेंज इन इक्विटी का टॉपिक पढ़ेंगे ना, स्टेटमेंट बनाएंगे, उसमें एक कॉलम एक लाइन आइटम स्टेटमेंट चेंज इन इक्विटी के अंदर रीवैल्यूएशन सरप्लस का भी है, ठीक है ना। तो वो क्रेडिट हुआ इक्विटी में जाकर, डेबिट एसेट क्रेडिट रीवैल्यूएशन सरप्लस। एसेट तो डेबिट पीपीई में होना है, रीवैल्यूएशन सरप्लस तो इक्विटी में क्रेडिट होना है। हम क्या इक्विटी बना रहे हैं? तो बस फिर इसलिए वो भी नजर नहीं आएगा, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस का प्रॉफिट एंड लॉस नजर नहीं आया था, जैसे कैश वाला कैश नजर नहीं आया था, ठीक है। तो बस हो गया काम। लैंड को वैसे ही तैयारी के लिए कहा है कि ट्रांसफर की एंट्री ये होती है। कुछ हो रहा है ट्रांसफर? नहीं ना हो रहा, कुछ हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन स्टेप्स तो याद रखने हैं ना, इसलिए मैंने ये दोनों बोल दिए हैं भाई, अल्लाह माफ करे। कोई ट्रांसफर नहीं हो रहा। जी बोलो। ये तो एडिशन है नहीं, डिस्पोजल है ही नहीं, ये 900 पे आ गया, डेप्रिसिएशन होती नहीं है इसकी, कुछ भी नहीं, ये तो सिर्फ मैंने स्टेप लिखा था, तो ये जीरो ही है, तो 900 माइनस 0 900। मॉडल है इसका रीवैल्यूएशन, आगे कुछ भी नहीं होता, ऐसे लाइन लगा दो भाई, डेप्रिसिएशन होती नहीं है। मेथड कहाँ से लाएं हम? लैंड की। फिर आप आगे से रेट भी पूछना, यार हद होगी यार, नहीं है यार, पता होता ही नहीं है यार, क्या कर रहे हो, समझ गए? चलें आगे। ये मैंने भाई डेप्रिसिएशन कोई नहीं थी, मैंने सिर्फ ट्रांसफर की एंट्री करना सिखाई है आगे बिल्डिंग के लिए, और कुछ नहीं है, जैसे यहां पर लिख दिया था, हालांकि नहीं लिखने की जरूरत थी। चलें आगे। वर्किंग टू, डेट, डिस्क्रिप्शन, बिल्डिंग्स, बातें ना करें ना यार प्लीज। रीवैल्यूएशन सरप्लस, प्रॉफिट एंड लॉस कोई नहीं आया था, आपके पास आ जाएगा। 1 जनवरी 15 पर ओपनिंग बुक वैल्यू बताओ, 400 कॉस्ट है, 80 की अक्यूमुलेटेड। इधर देखो, देखो सब बच्चे देखो इधर, इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली बिल्डिंग्स रीवैल्यू नहीं हो रही हैं, ये तो इसी दिन आई हैं, इस दिन तो इनकी फेयर वैल्यू भी यही होती है। आगे जाके पता भी चल जाएगा, वो खुद बताएगा इतने साल पहले रीवैल्यू ये खरीदी थी, तो वो ओपनिंग की बात ही कर रहा है। तो रीवैल्यू पुरानी बिल्डिंग्स को कर रहे हैं, ओके। इसलिए यहां पे क्या लिया मैंने, ओपनिंग 400 और 80 की ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। जी बेटा 100 इसी दिन आया है ना, 1 जनवरी 15 को, उसको फिर रीवैल्यू करोगे तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, वो पहले ही 100 की अमाउंट वो फेयर वैल्यू ही होगी। बेसिकली सवाल में वो करवा भी सकता था, लेकिन उसने ऐसी कोई बात की नहीं है। आगे जाके जब सवाल पढ़ते हैं ना थोड़ा सा और आगे, तो वो पता लग जाता है कि ये सारा डाटा रीवैल्यूएशन का दिया किसके लिए हुआ उसने, ओपनिंग वालों के लिए। तो वैसे भी एडिशन, मैंने कहा लॉजिकल बात है कि एडिशन जो 1 जनवरी को ही एसेट आया है, तो 1 जनवरी को जिस अमाउंट पे आया वही उसकी फेयर वैल्यू होती है, उसकी कोई फेयर वैल्यू अलग नहीं हो जाती। आज बिल्डिंग खरीदो या बनी है जो आज की कॉस्ट पे, तो उसकी फेयर वैल्यू यही होती है ना भाई, कोई डिफरेंट तो नहीं हो जाती ना। रीवैल्यू करा के क्या हो जाएगा, इसलिए कुछ रीवैल्यू नहीं किया हमने इसको। ये कोई उसूल नहीं है, एडिशन है तो रीवैल्यू करेंगे ही नहीं भाई, वो मर्जी है सवाल वाले की, लेकिन यहां पे नहीं कर रहे, ठीक है। जी हाँ, और क्या होगा, क्या तो बोलेगा, तो जाहिर बात है यहां पे मैंने अज्यूम किया है कि नहीं है, वहां पे मैं अज्यूम करूंगा कि है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इधर देखो आगे, देखो वैसे भी वो ड्यूरिंग द ईयर कहा है हमने, जबरदस्ती उसको 1 जनवरी पे किया है। ये तो वैसे ही सारी बिल्डिंग्स, आगे देखो ना, द यूजफुल इकोनॉमिक लाइफ ऑफ बिल्डिंग इज अनचेंज, द बिल्डिंग्स वर परचेज्ड 10 ईयर बिफोर रीवैल्यूएशन। ये दोनों पॉइंट्स रीवैल्यूएशन के चल रहे थे ना, ठीक है। तो इसलिए ये, और वैसे भी रीवैल्यू अगर उसने एडिशन करवाना तो वो एक्सप्रेसली कहता, तुक नहीं ना बनती, बेतुकी बात है इसको सोचना कि हम इसको रीवैल्यू कर लें, ठीक है। अच्छा, उसने ये बताया नहीं कि 100 1 जनवरी 15 को आया है, ये हमने अज्यूम किया है। अगर आप इसको अज्यूम ना करें तो फिर तो आपकी जिंदगी आसान हो जाए।
तो इस काम के लिए मत अज्यूम करें, डेप्रिसिएशन के लिए अज्यूम कर लेना। आप जन्नत में, जाहिर है। यूं कहो कि एडिशन की डेट मैंने 1 जनवरी अज्यूम नहीं की, तो इस वक्त आप कहोगे रीवैल्यू नहीं करना, वो तो है ही नहीं पड़ा हुआ। और डेप्रिसिएशन के वक्त अज्यूम कर लेना, पूरा साल डेप्रिशिएट कर देना। अल्लाह अल्लाह खैर चल रहा भाई, सादा बात है यार। 100 का एडिशन इस साल आया है, पुराना एसेट नहीं है। जो अभी अभी आया एसेट उसकी फेयर वैल्यू पे पड़ा है, वो उसको रीवैल्यू करने की जरूरत नहीं है। ओके, चलें आगे। अच्छा चलें कहाँ, पूरा करें। ये 320 बुक वैल्यू समझ आती है बिल्डिंग की। ये 1 जनवरी 15 पर एक लाइन छोड़कर इसकी रीवैल्यूड अमाउंट कितनी है? वो 100 वाली बिल्डिंग की बुक वैल्यू भी 100 है, रीवैल्यूड अमाउंट भी 100 है, इसलिए उसको साइड पे रखो जी। 600, ये कितना आ गया? और ये आ गया जी। उसके बाद क्या करना है? 31 दिसंबर 15 पर डेप्रिसिएशन करनी है। डेप्रिसिएशन करनी किसकी जी? 600 की रिमेनिंग लाइफ पर, पता कोई नहीं अभी, और 280 की भी रिमेनिंग लाइफ पर, जो पता कोई नहीं है अभी। ठीक है, चेक कर लेते हैं अभी। अब पॉइंट 7 पढ़ते हैं जी। ये एक लाइन जो है ना, इसने परेशान कर देना आपको पकड़ के। ये लाइन क्या कहती है? कहती है यूजफुल इकोनॉमिक लाइफ ऑफ बिल्डिंग इज अनचेंज्ड। पहली बात, लाइफ है कितनी? ओरिजिनल लाइफ है कितनी? 2% स्ट्रेट लाइन है ना, तो 1/0.02 करके चेक करो, बताओ 50 साल आ गया। 50 साल लाइफ है। अच्छा, अब इसका मतलब क्या है कि जब रीवैल्यूएशन हो जाएगी तो क्या उसके बाद 50 ही लाइफ लेकर डेप्रिशिएट करें? रिमेनिंग लाइफ हमने फिर भी निकालनी। आप लोगों को कैसे पता लगा? 2-3 बच्चों, आपको कैसे पता लगा? आपको ये बात मैंने नहीं बताया था पहले। क्या बताया था? नहीं, वो तो मैंने ये कहा था, नहीं मैंने ये कहा था कि अगर रिमेनिंग लाइफ खुद बता दे तो वो वाली इस्तेमाल कर लेना। ठीक है ना? चलो खैर, शुक्र अगर बताया था तो। लेकिन सुनो, नए सिरे से सुनो, इसीलिए कह रहा हूं। सुनो, बड़ी अहम बात है, बड़ी अहम बात। ये लाइन आपको हर रिवैल्यूएशन के सवाल में मिलेगी अक्सर, मतलब 90% सवालों में। या तो वो रिमेनिंग लाइफ बता देगा या ये लाइन लिखेगा। परेशान कभी नहीं होना। इसका मतलब ये नहीं ले लेना कि डेप्रिसिएशन 50 पे ही होगी। इसका मतलब ये है कि जो उस सवाल में, याद करो, जिसमें उसने 6 साल एसेट जी, 6 साल लाइफ है, 1-2 साल गुजरे तो कहने लगा नहीं जी अब रीवैल्यू कर लो और 10 साल हो गई है। ये सिचुएशन इसमें नहीं है। ये सिचुएशन इसमें नहीं का मतलब क्या है? जो ओरिजिनल 50 साल की लाइफ गिवन थी वो आज भी 50 है। रिमेनिंग लाइफ आपने खुद निकालनी है रीवैल्यूएशन के वक्त। ठीक है, तो ये जुमला लिखा हुआ है ना, द यूजफुल इकोनॉमिक लाइफ ऑफ बिल्डिंग इज अनचेंज्ड। इसका मतलब वो जो ओरिजिनल लाइफ थी 50 साल, वो आज भी अनचेंज्ड है। रिमेनिंग आप खुद निकालेंगे। देयर इज नो चेंज इन एस्टीमेट। भाई यहां पे कोई बात ऐसी, मैं मतलब ही तो समझा रहा हूं यार इस जुमले का, मैं मतलब ही समझा रहा हूं इस जुमले का। ठीक है, अगर यहां पे लिखा होता द यूजफुल इकोनॉमिक लाइफ ऑफ बिल्डिंग, द रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ बिल्डिंग इज लेट्स से 30 ईयर्स, ठीक है, तो फिर वो वाली लाइफ लेते, फिर रिमेनिंग लाइफ खुद ना निकालते। लेकिन वो नहीं लिखा हुआ, बल्कि लिखा हुआ है यूजफुल लाइफ इज अनचेंज्ड। इसका मतलब ये कतन ना ले लेना कि डेप्रिसिएशन के लिए इस साल भी 50 यूज कर लो। इसका मतलब ये है कि ओरिजिनल लाइफ 50 साल थी, रिमेनिंग हम निकालेंगे आज हमेशा की तरह। रिमेनिंग लाइफ निकालेंगे 50 माइनस लाइफ पास्ड, और वो कहता है द बिल्डिंग्स वर परचेज 10 इयर्स बिफोर रीवैल्यूएशन, यानी रीवैल्यूएशन 10 साल पहले खरीदी तो रीवैल्यूएशन के दिन कितनी रिमेनिंग लाइफ है। और ये तकरीबन हर सवाल में लिखा हुआ मिलेगा आपको। 99% क्वेश्चन मेरे को में है ही ऐसे जिनमें रिमेनिंग लाइफ खुद निकालनी पड़ती है। 95% कर लो। ठीक है, मतलब बहुत सवाल ऐसे, तकरीबन सारे सवाल ऐसे जिनमें रिमेनिंग लाइफ खुद निकालनी पड़ती है, वो देता नहीं है। जब रिमेनिंग लाइफ खुद निकालनी होती है तो वो परेशान करने के लिए ये लाइन जरूर लिखता है, ताकि आप जैसे बच्चे परेशान हो। ठीक है, आपने परेशान नहीं होना। रिमेनिंग लाइफ 40 साल है, समझ आती है? डिवाइडेड बाय 40 जी
15 और 58273। चलो जी, रीवैल्यूएशन के दिन ट्रांसफर की एंट्री बोलो, रीवैल्यूएशन के दिन ट्रांसफर की एंट्री बोलो। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, डेबिट, एसेट, क्रेडिट, ठीक है। तो जितना बैलेंस पड़ा है वो सारा पहले दिन जो पड़ा है वो ट्रांसफर कर दो, इसलिए तो पहले लिखा ट्रांसफर। ये हो गया अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, भाई देख लो, ये हो गया अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, और ये हो गया एसेट क्रेडिट। ट्रांसफर की एंट्री हो गई, लेजर की बजाय स्टेटमेंट में हो रही है आज, बस इतना सा फर्क है। ओके, स्टेप 2 क्या होता था? सरप्लस या लॉस की रिकॉर्डिंग, एसेट डेबिट रीवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट। कितने से? 280 से एसेट तो डेबिट हो गया, रीवैल्यू सरप्लस में इक्विटी में क्रेडिट होना है, पीपीई के नोट में कहीं इक्विटी नहीं है, ये एसेट साइड बन रही है। ओके चलो, तो कितना बन गया? हो ही नहीं सकता 600 के अलावा कुछ हो। कितना? हमारा तो सवाल गलत हो गया। मैंने तो कहा था, सुनो सुनो सुनो, मैंने कहा था एसेट अकाउंट का क्लोजिंग आपको लेटेस्ट रीवैल्यूड अमाउंट बताएगा, ये निशानी है सवाल के सही होने की। तो लैंड तो 900 बता रहा था, बिल्डिंग गलत हो गया। गलत नहीं हुआ, एडिशन 100 रुपए वाला है, उसको रीवैल्यूएशन में हमने नहीं डाला हुआ। 600 पुरानी बिल्डिंग की रीवैल्यूड अमाउंट है और 100 रुपए एडिशन का डालो तो ये टोटल 700 ही बनता है, और ये बिल्कुल सही है। ठीक है, कोई डेप्रिसिएशन है, लेकिन डिस्पोजल कोई नहीं है। ठीक है, अब ये डेप्रिसिएशन 3 निकालो, सवाल खत्म है। क्या मतलब? सवाल तो सारा पढ़ लिया ना, इनमें कोई रीवैल्यूएशन नहीं है, क्रॉस लगाने की जरूरत नहीं, आप खाली छोड़ो, मैं तो आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। क्या प्लांट भी रीवैल्यू हुआ है? बोलो। फिक्सचर्स हुए हैं रीवैल्यू? नहीं। तो फिर इनमें ये कोई ट्रांसफर की एंट्री भी कोई नहीं है, फिर रह क्या गया? सिर्फ डेप्रिसिएशन। जरा क्लोजिंग भी निकाल दो, प्लांट एंड मशीनरी का क्लोजिंग 1490, 389। ठीक है, अब बस ये देखो 1 2 3, सबसे पहले बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन निकालो। सर वो तो निकली हुई है। हाँ, कौन बोलिया? बहुत अच्छे भाई साहब, ये है ओपनिंग एसिड्स की डेप्रिसिएशन। सिर्फ उनको रीवैल्यू किया था, जो एडिशन है उसकी डेप्रिसिएशन तो रहती है। तो 15 रुपए तो आ गए ओपनिंग, ऑन ओपनिंग डायरेक्ट निकल आया, और ऑन एडिशन क्या निकलेगा? समझ आई? मैं समझाता हूं, लिख के समझाता हूं। वर्किंग 3 हम कर रहे हैं, वैसे मैंने की हुई है वर्किंग, वहीं पे देख लेते हैं। वर्किंग 3 हम करते हैं, ये ये वर्किंग 2 आपने की हुई है ना, तो वर्किंग 3 इसको मैं कर रहा हूं जी। अब हम ये कहने लगे थे कि ये 15 रुपए डेप्शन एक्सपेंस होता है ना फॉर द ईयर, सिर्फ ये 15 ले जाएं डेप्शन में? नहीं, इसमें सिर्फ वो ओपनिंग एसेट्स की डेप्रिसिएशन है, बाकी 100 रुपए के एडिशन को भी तो डेप्रिशिएट करना ना पूरा साल। तो मैंने कहा चलो एक वर्किंग खोल लेते हैं, वही पुरानी बातें, ये जो पहले दूसरे लेक्चर में सीखी थी। डेप्शन एक्सपेंस ऑफ बिल्डिंग ऑन ओपनिंग एक्सक्लूडिंग डिस्पोजल, डिस्पोजल है कोई नहीं। ठीक है, ये कहां से मिल गया हमें? वर्किंग 2 से। ओपनिंग एसेट्स आ गए, ऑन एडिशन 100 का 2%, अज्यूम कराया था साल का पहला दिन, 2 रुपए, टोटल कितना आ गया? 17। ये 17 की डेप्रिसिएशन इधर देखो, 17 की डेप्रिसिएशन ये आ गई। ठीक है, और यहां पे रेफर क्या किया आपने? वर्किंग नंबर 3, छोटा सा पर्चे में ऐसे यहां पर भी कर लोगे, वर्किंग 2 या 1 जो भी थी, अब वो देख लेना, टाइम लगना है ऐसे। ठीक है ना, जहां जहां रीवैल्यूड अमाउंट निकाली है आपने, यहां यूज किया है ना, वो लिख लेना। ओके, और यार ये बात कर रहा हूं, ये वर्किंग 1 था, ये वर्किंग 2 था, ऐसे क्या ना, कोई और ऐसे जो यूज किया ना वर्किंग से फिगर, वो बता देना बस, दैट्स इट। ये वाला नहीं समझ गया, 15 आप कहां से ओपनिंग ले गए? 15 कहां से लेके आया हूं? जो शुरू में साल के एसेट्स पड़े थे वो डेप्रिशिएट हुए हैं, उनकी डेप्शन कहां निकाली है हमने? तो वही वहीं से लेके आए हैं। देखो यही ओपनिंग, ऊपर देखना, परली वर्किंग में देखना मेरे चांद, इधर से देख लो, ये वाली वर्किंग ये बनी हुई है ना, तो इधर ही देख लो ना, इकट्ठी देख लो। तो ये 15 कहां से आया? ये यहां से आया, यही ओपनिंग एसेट्स है ना जो रीवैल्यू हुए। इनकी डेप्शन कितनी थी इस साल की? 15। जी बेटा,
किसमें? ये क्यूमुलेटिव एडिशन 80 की पड़ी थी ना साल के शुरू में, ये 80 में पड़ी थी ना, इसको ट्रांसफर करना है, ट्रांसफर की एंट्री क्या है? क्यूमुलेटिव एडिशन डेबिट, तो ये डेबिट ही किया। चलें आगे। उसके बाद है जी प्लांट एंड मशीनरी। अच्छा सॉरी, इसका आंसर मैं बताता हूं क्या होगा। 17 कैसे कॉन्फिडेंट था मैं, साल के पहले दिन अगर रीवैल्यूएशन हो गई है तो फिर सिर्फ इस साल की डेफिनेशन पड़ी हो सकती थी यहां पे, ठीक है जी। 700 माइनस 17 683, ठीक है। नेक्स्ट है जी प्लांट एंड मशीनरी, स्ट्रेट लाइन मेथड है, बोलो वही बचपन वाली क्लास। ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल यानी ऑन ओपनिंग एक्सक्लूडिंग डिस्पोजल, ठीक है। ओहो सॉरी, ये तो लिखते चले। ये कौन सा मॉडल है जी, मेथड कौन सा लगाया था, ये पूरा लिखना है SLM, ठीक है। और इधर देखो 40 to 50 ईयर्स मैंने लिख दिया, 2% भी लिख देते सही था। दलेर रहो 2% भी लिखते तो सही था। 40 to 50 क्यों लिखा, वो मैंने कुछ पे 40 लगाया हुआ है, कुछ पे 50 लगाया हुआ है, ठीक है ना, मसला नहीं। 2% भी लिख सकते थे, चल जाता, सिर्फ 50 भी लिख दिया। लेकिन बेहतर ये होता है कि रेंज बता दो। पुराने ओपनिंग वालों पे रिवैल्यूएशन की वजह से 40 साल इस्तेमाल हुआ था और नए वाला 2% पे यानी 50 साल ही है, तो मैंने रेंज लिख दी। कोई 2% लिखे तब भी चलेगा। किस किस को लग रहा है आज बहुत हो गई? अच्छा सुनो, अब कौन कौन ये समझ रहा है कि जाती हुई है? ये नहीं, ये गलत बात है। बहुत तो हुआ है लेकिन ये फायदे के लिए हुआ है, ठीक है। 2-3 बच्चे जो कह, आज जाके आपने 2 दफा सवाल करना है। नहीं सॉरी, यूट्यूब पे लेक्चर नहीं अपलोड होगा, तुम सो गए होगे मुझे लगता है ना। अच्छा चले पूरा तो करें, फिर देखते हैं, सोचते हैं, इस बारे में भी सोचते हैं जी। अच्छा भाई, अच्छा इधर देखो, ये डेप्रिसिएशन रह गई है सिर्फ, और फिर ये प्लांट एंड मशीनरी, जरा साकिब को बुलाएं। प्लांट एंड मशीनरी स्ट्रेट लाइन मेथड है, ऑन ओपनिंग एक्सक्लूडिंग डिस्पोजल करना है। ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल में से कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल माइनस करोगे, ओपनिंग पे डेप्शन आ जाएगी। कितने परसेंट? 20% है। एडिशन पे पूरा साल डेप्शन लेनी है। इतनी सिंपल वर्किंग, इतनी सिंपल वर्किंग, नहीं समझ आई? स्ट्रेट लाइन मेथड ये देखो, भाई ये डिस्पोजल की कॉस्ट थी ना। अच्छा जी, ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल ऑन ओपनिंग एक्सक्लूडिंग डिस्पोजल, वही वाली वर्किंग। ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल इधर देखो 1613 माइनस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल, ये पड़ी 277, ऐसे ही है। ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल 1613 और कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल 277, उसके बाद 20% लगाए, 287 आ गई ओपनिंग पे, ठीक है, 67 डन। उसके बाद एडिशन कितने का हुआ था? 154 का। ये ऑन एडिशन 154 का 20% अज्यूम किया था साल का पहला दिन, पूरा साल, ठीक है। डिस्पोजल तो था लेकिन डिस्पोजल साल का पहला दिन था, इसलिए डेप्शन अज्यूम नहीं की थी। तो डेप्शन कितनी आ गई? 298 टोटल, ठीक है। अब ये 298 तो तसल्ली से सुनो, यूट्यूब पे अवेलेबल कर दूंगा, ठीक है, तसल्ली से सुनो, कर दूंगा यूट्यूब पे अवेलेबल, लेकिन टाइम ज़ाया करना है आप लोगों ने। असल तो यह है कि आप जाके इस सवाल को खुद करें। आपको लगता है कि लेक्चर मैंने बचाना है, नहीं बचाऊंगा, कर दूंगा यूट्यूब पे, लेकिन उसका फायदा नहीं होगा। आप लोग उसको सुनने में टाइम लगा देंगे जो इस पे इन्वेस्ट करना है। तो मुझे बता देना, जैसे कहोगे निकलते हुए मैं कर दूंगा। भाई सर से 5 मिनट और मांगने जरा, ठीक है। ओके जी, इधर देखें, ये वर्किंग नंबर 4 कर लें, 4 कर लें, ठीक है। 298 जहां पे निकला। भाई तुम्हें समझ आया? कैब वाले भाई पहले ऐसे 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 देख रहे थे, समझ आ गया था? आ गया समझ? ओके जी। 561 बुक वैल्यू। अच्छा इधर देखो सारे, यहां पे क्या लिखोगे अब? कॉस्ट मॉडल, स्ट्रेट लाइन मेथड, 20%, क्योंकि यहां लाइफ भी लिख सकते हैं, रेट भी लिख सकते हैं, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट फिक्सचर एंड फिटिंग है, लेकिन इस मुसीबत मारे पे रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है। तो ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ ऑल चाहिए, यानी जो पढ़ा हुआ था सब ये आ गया आज, ये है नोट।
इंट्रो वाला कॉन्सेप्ट भी बीच में और FAR1 वाला भी, ठीक है। तो ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल 390 माइनस ओपनिंग अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ ऑल 140, इन दोनों को जब नेट करेंगे तो ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ ऑल आ जाएगी। इसमें से माइनस करेंगे डिस्पोजल की बुक वैल्यू, वो सवाल में गिवन है, वो सवाल में गिवन थी, कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बुक वैल्यू, दिखाता हूं, ठीक है। तो ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ ऑल माइनस ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ डिस्पोजल, यही सीखा हुआ है रिड्यूसिंग बैलेंस में, इनटू रेट। रेट कितना है 25%। ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ ऑल निकलेगी 390 माइनस 140 करके, 390 माइनस 140, 390 माइनस 140, ये देखो 390 माइनस 140, ये क्या हो गया ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ ऑल। इसमें से माइनस करना है ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ डिस्पोजल। इधर देखो डिस्पोजल की वर्किंग किधर गया, ऊपर है, ये देखो ये 41 था, ये 31 है, बोलो कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू 10 है बुक वैल्यू, ये बुक वैल्यू ऑफ डिस्पोजल है, बोलो, ठीक है। तो इसको क्या कर देंगे -10, ये -10 आ गया ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ डिस्पोजल। बाकियों पे 25% लगा तो 60 आ गया, तो बोलो फिर क्या था 40 का एडिशन, उसको ज्यूम किया हुआ साल का पहला दिन, और उसमें तो वैसे ही रेट नहीं लगना है कॉस्ट पे, तो 40 × 25 ऑन डिस्पोजल कोई नहीं है क्योंकि वो साल का पहले दिन ज्यूम किया है, तो 70 की डेप्रिसिएशन आ गई इसको। अभी पिक्चर बनवा देता हूं, इसको वर्किंग 5 का नंबर दे देना, मेरे पास जो भी है छोड़ो उसको, ठीक है। बताओ भाई 179 बुक वैल्यू 389 माइनस 1, हाँ 210, टोटल का कॉलम घर पे बनाना है, आपका होमवर्क है। इधर देखो भाई कॉस्ट मॉडल है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, लो ठीक है। ये 3 सब नोट्स नहीं बन सके आपकी क्लास में भी, सुबह वाली में भी, ठीक है। इसलिए टेस्ट के अंदर भी आपने कोई सब नोट नहीं बनाना है, टेस्ट के अंदर आपने सिर्फ यहां तक नोट बनाना है, जो भी सवाल में नोट आए, जो बाकी होंगे मैं सिखा दूंगा, फिर बाद में उस टेस्ट वाले सवाल में वैसे बना लेंगे, ओके, ठीक है। अच्छा अब ये वर्किंग यहां तक पिक्चर एक ले लें भाई साकिब, ये पिक्चर मुझे भेजनी है आपने, उसके बाद इन वर्किंग्स की पिक्चर भी आप ले लें, ये आपकी जरूरत की वर्किंग में, ठीक है। वर्किंग 3, ये वर्किंग 4, ये वर्किंग 5, ये ऐसे किया था, ठीक है। कौन सी, वो वर्किंग दूसरी है, वो पहले वर्किंग मानो 2 हुई पड़ी है, ठीक है जी। एक मिनट, ठीक है जी, ये तो बन गई थी ना पहले से ही। अच्छा जी, हाइब्रिड वाले जो है, हाइब्रिड वाले बच्चे पिक्चर लेके जाइएगा, कैमरा मैं उस तरफ एंड पे करवाता हूं। अच्छा जी, अब आमिर भाई उस तरफ करें कैमरा, और यहां पर स्टिल करें ताकि बच्चों को नजर आता रहेगा, हाइब्रिड वालों को, हाइब्रिड वाले पिक्चर ले लें, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज। ये 2 दफा सवाल करके आना है। अच्छा, होमवर्क के सवालों में डिस्पोजल भी है, एक सवाल सही से नजर नहीं आ रहा तो उसको छोड़ के एक सवाल कर लीजिएगा होमवर्क में, और ये सवाल 2 दफा। अल्लाह हाफिज।